जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीडीएस 1 2026 का एग्जाम है 12 अप्रैल 2026 को। और लगभग अप्रोक्सीमेटली आज से अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात कर रहे हैं तो आपके पास 3 महीने का टाइम पीरियड बचता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सीडीएस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी, भले हम बात करें आईएमए की, आईएनए की, एएफए की या फिर ओटीए को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर है, क्या सर 3 महीने के अंदर एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और अगर 3 महीने के अंदर सर एग्जाम क्लियर किया जा सकता है तो क्या एक प्रॉपर गाइडेंस क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी अप्रोच को सेट करना चाहिए ताकि हम इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एग्जाम को क्लियर कर सके। सो मैं विक्रांत मुंडेर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस वाला पर। और आज के सेशन के अंदर मैं आपको एंटायर 3 महीने की आपकी जो जर्नी है किस तरीके से रहनी चाहिए ताकि आप इस 3 महीने के अंदर सीडीएस एग्जाम को क्रैक कर सके वो बताने वाला हूं। सो चलिए बिना किसी समस्या, बिना किसी देरी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो टिप्स टू मास्टर सीडीएस एग्जामिनेशंस के लिए कुछ प्रोसेस मैंने यहां पर सेट किया है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले आप किसी भी एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सीडीएस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, हर साल सीडीएस 1 या सीडीएस 2 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपेयर होते हैं, 7,000 के आसपास रिटर्न एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं और सिलेक्शन रेशियो लगभग 2.5% के आसपास है, बहुत कम रहती है। कुछ ना कुछ कमियां स्टूडेंट्स करते होंगे, वो कमियां क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करिए। पहले समझते हैं 3 महीने की जर्नी। आपको समझना पड़ेगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, डिमांड क्या है। अगर हम आईएनए एफए जो कि परमानेंट कमीशन है इसकी बात करते हैं, 3 पेपर आपको देना पड़ेगा। रेस्पेक्टिव 3 पेपर आपके कौन कौन से हैं? आपको जीएस का पेपर देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा और इंग्लिश का पेपर आपको देना पड़ेगा। 2 घंटे ईच पेपर होगा, 120 क्वेश्चन तीनों पेपर के अंदर आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके पास है 100। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपको अगर सीडीएस एग्जाम आईएमए आईएनए एफए के लिए क्रैक करना है, बोले आपको ओटी के लिए क्रैक करना है, तो आपको 20 मार्क्स एक क्वालिफाइंग होता है, वो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर या फिर हर पेपर के अंदर लाना पड़ेगा। और बिलीव करिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीएस की बात कर रहा हूं, 28 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने चाहिए लगभग, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। और बिलीव करिए जीएस के अंदर 28 क्वेश्चन सही करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो ये मिनिमम बेयर टू मार्क्स है जो आपको करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी असेसमेंट होगी। फॉर एग्जांपल पहला पेपर आपका चेक हुआ, उसमें इतने बने नहीं रहे तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा। ये आपको स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। सिमिलर वे में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर 2 पेपर होंगे, इंग्लिश और जीएस। सेम वही पैटर्न है, 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर है। सेम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वहां पर भी आपका यही एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। जब कभी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस से आपको यह पता चलता है कि किस सब्जेक्ट की कितनी डिमांड है, किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और किस टॉपिक पर आपको फोकस ज्यादा करना है। जैसे मैं क्विक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, इंग्लिश का पूरा मैंने पैटर्न बताया आपको। सिलेबस क्या है? क्लॉज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पैरा जंबल है, सेंटेंस जंबल है, एरर डिडक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, और लेवल भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने एक रफ आइडिया आपके सामने यहां पर क्वेश्चंस का दिया गया है, जो थोड़ा सा ट्रेंड मैंने पिछले के कुछ 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेंड मैंने आपके सामने बताया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा और इसी से आप एनालाइज लगा पाओगे कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे क्लॉज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं, एरर डिटेक्शंस, ये ज्यादा क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं तो आप ज्यादा फोकस करें। सिमिलर वे में अगर हम जीएटी के या जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, यहां के सिलेबस को आप देखिए, आपके पास बहुत वाइड सिलेबस है। हिस्ट्री आपके पास है, साइंस है, पॉलिटी, इकोलॉजी है, मिलिट्री या डिफेंस अपडेट्स आप बोल सकते हो, इकोनॉमिक ट्रेड्स या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? ये 19 एग्जैक्ट नहीं है, इसमें आप +-5 भी आप मेंशन कर सकते हो। सेम ये सब पर मैं यहां पर आपको इस तरीके से मेंशन करा रहा हूं, या आप मेंशन कर लीजिए। जैसे 19 क्वेश्चन, यहाँ 27 इधर साइंस से, पॉलिटी से 20, इकोलॉजी से 6, यहां से 15 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से 11 है और ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन है। आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, साइंस आपके स्कोरिंग दिखाई दे रहे हैं, आपको ज्योग्राफी स्कोरिंग दिखाई दिया है, और इसके अंदर ना करंट अफेयर्स और आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि करंट अफेयर्स भी आपका इंक्लूडेड होता है, जिसमें 10-15 से क्वेश्चन के आसपास आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो जो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि भाई यहां से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जो इजीएस्ट होता है उसको आप टैकल करिए सबसे ज्यादा, है ना।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री का मॉडर्न मेडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस सब कुछ रहता है। ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, सब कुछ यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का और करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड करके। पॉलिटी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम पूरा किस तरीके से, पंचायती राज का क्या है, ठीक है, पब्लिक राइट्स इस तरीके से। इकोनॉमिक्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी और बहुत सारी, अगर हम लोग बात करें माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सिलेबस होता है वो आपको डिटेल में देख के पढ़ना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साइंस की बात कर रहे हैं 9 10th की एनसीईआरटी, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप कर सकते हो। ये एक बेसिक सा सिलेबस है, फाइन है। अब ऐसे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन, अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मिक्सचर्स, परसेंटेज, किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मैंने आपके सामने यहां पर मेंशन कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्री, ये सब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब वो मैथमेटिक्स जो आपने 10th क्लास तक अपने पढ़ी है वो आएगा, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ये उनके लिए जो आईएमए, आईएनए और एएफए को ज्वाइन करना चाहते हैं। सिलेबस से अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या पता चलेगी? सिलेबस से अंडरस्टैंडिंग आपको ये पता चलेगी कि मुझे किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है, कौन सा चैप्टर मेरे प्रायोरिटाइज्ड है, या मेरा कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है जिस पर मैं अच्छे से कमांड कर रहा हूं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है जिस पर मेरे को और कमांड करनी पड़ेगी, मैं अपना कट ऑफ को क्लियर कर सकता हूं। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना बेटा, कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर कट ऑफ कितनी जा रही है। जैसे आपकी अब बात कर रहे हैं सीडीएस 2 2025 की बात कर रहे हैं, गर्ल्स के लिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी, तो कंपटीशन इज जस्ट इंक्रीजिंग, सो यू हैव टू पुट योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, यू हैव टू पुट योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोटेंशियल इन ऑर्डर टू क्रैक द रिटन एग्जामिनेशन। तो सिलेबस को समझना, पैटर्न को समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि सर स्टडी मटेरियल क्या है। आप जिस भी सोर्सेस को फॉलो कर रहे हो, आप किसी बुक्स को फॉलो कर रहे हो, आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक स्टडी मटेरियल की बात करता हूं, एनसीईआरटी आपके पास हर सब्जेक्ट के होने चाहिए। हिस्ट्री की बात करता हूं 11 12 एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं 11 12 एनसीईआरटी, साइंस की बात कर रहा हूं 9 10th। और ऐसा भ्रम मत रखिएगा सिर्फ साइंस 9th और 10th से हो जाती है, गलत है। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस 11th और 12th के डाले जा रहे हैं, तो आपको टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा जो 9 10th में नहीं मिलेंगे। ऐसे इकोनॉमिक्स तो बेसिक्स एनसीईआरटी का फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए। यू हैव टू मेक द प्रॉपर नोट्स ऑफ दैट। नोट्स होने चाहिए शॉर्ट, कि आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ गए। और नोट्स आपके पास बने होने चाहिए, स्टडी मटेरियल आपके पास बना होना चाहिए। ये सब स्टडी मटेरियल आप कैसे बना पाएंगे? जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वन गो में, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रेशर, पहले आप उसका पेपर उठा लीजिए। जैसे सीडीएस 2 2025 का पेपर उठा है, आप में थोड़ी सी कॉमन सेंस है, थोड़ी सी ब्रेन है, पेपर उठाकर देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एक आइडिया 100% लगा दोगे कि यार ये चीज इधर की एनसीईआरटी मिलेगा, ये चीज यहाँ की एनसीईआरटी मिलेगा। तो सोर्सेस आपको खुद कलेक्टिव करने हैं। मैं आपको कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं बोल रहा हूं कि आप इसी पर डिपेंड हो जाए, किसी ऑनलाइन क्लासेस पर आप डिपेंड हो, किसी वाईटी चैनल पर आप डिपेंड हो, सेल्फ स्टडी पर आप डिपेंड हो, बुक्स पर आप डिपेंड हो। तो यू हैव टू मस्ट गैदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी मटेरियल फॉर दैट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बिल्डिंग कंसेप्ट एंड फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट है। आपने अब क्या होना चाहिए? आपका एम होना चाहिए। 90 दिन आपके पास है, आपको अपनी प्लानिंग बनानी है। प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए, आप खुद डिसाइड करोगे कि इन 90 दिन के अंदर मुझे सिलेबस कवरेज कैसे करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आप दिन के 3 सब्जेक्ट आपने उठा लिए, 4 सब्जेक्ट आपने उठा लिए, ठीक है। आपने कोई एक सब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे दूंगा, तो 4 घंटे के अंदर 3 घंटे आपने क्या किया बेटा? 2.5 घंटे आपने पढ़ने के लिए निकाल लिया। 2.5 घंटे के बाद आधा घंटा आपने उस दिन जो पढ़ा है उसको रिवीजन के लिए निकालिए, और उस दिन जो आपने टॉपिक कवर करिए उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिपेंड कर सकते हो, किसी सोर्स पर भी डिपेंड। तो यू हैव टू मेक द टारगेट कि वीक 1 का टारगेट है, इस वीक के अंदर मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, मुझे साइंस कंप्लीट करनी है। तो आप वीक बाय वीक के हिसाब से अपने टारगेट्स को सेट करिए। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीक में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। वो प्लानिंग आप खुद ही बनाओगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल प्लानिंग मैं आपको बना के दे दूं, मेरी प्लानिंग अलग है, मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अलग है। आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो। मैं प्रिपरेशन करने के टाइम हो सकता है मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्किप कर दूं कि भाई ये मेरे को नहीं पढ़ना, ये कंटेंट इसका बहुत वाइड है और क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन रहे हैं, मैं स्किप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस स्किप कर दी, या फॉर एग्जाम्पल मैंने हिस्ट्री स्किप कर दी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़िए। आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वाइड है, तो 90 दिन की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, तो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट स्किप करना जो बहुत टफ होता है,
फॉर एग्जाम्पल सिंपल सब्जेक्ट को आप स्किप मत करना। तो वीकली वाइज आपको अपने टारगेट बनाने पड़ेंगे, आपको बेसिक्स अपना क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस में साउंड एंड वेव पढ़ा, तो साउंड एंड वेव के कंसेप्ट क्लियर करके सिर्फ 2025 के साउंड एंड वेव में जो भी क्वेश्चन आए वो सोल्व करो, पेपर 1 पेपर 2 के अंदर, फिर 2024 के, फिर 2023। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मैथमेटिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन पढ़ा आपने, तो उसके भी सेम ऐसे ही सॉल्व करिए। ज्योग्राफी में आप लोगों ने रिवर सिस्टम कर लिया, सेम ऐसे ही करिए। पॉलिटी के अंदर आपने पंचायती राज किया, सेम ऐसे ही करिए। टॉपिक वाइज टॉपिक करते जाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कंसेप्ट बिल्डिंग अपने आपके स्ट्रांग होंगे। और हफ्ते का सैटरडे और संडे का जो दिन है बेटा, वो अपना रिवीजन डे आप बना लीजिएगा। मॉक भी अभी लगाने हैं, लेकिन मॉक ऐसा नहीं कि आप अभी से लगाने स्टार्ट कर दो। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मॉक अगर आप लगाना चाहते हो तो मिड मार्च, मतलब मार्च के स्टार्टिंग से आप अपना मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। कोशिश करो कि फरवरी मंथ या फिर 15 मार्च तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और 15 मार्च के बाद आप अपने मॉक लगाने शुरू कर दो। हाउएवर 15 मार्च से पहले टॉपिक वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। मैंने आपको बता दिया अप्रोच बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ी, उस टॉपिक का उसी दिन रिवीजन किया और उसी टॉपिक के 25, 24, 23, 22, 21, 20 के अंदर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो ढूंढिए। लिटरली बिलीव में, अगर आप ऐसा करोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड यू आर बीइंग एट हाईएस्ट, और आप सोचोगे कि डेफिनेटली मैं एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, देखो टाइम मैनेजमेंट से पढ़ना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको एम है कि आपका 90 दिन के एग्जाम को क्लियर करना है। 90 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप 90 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करोगे, दिस इज नॉट अ मीनिंग। 90 दिन का मतलब है आप इसको तोड़ रहे हो, मतलब 60 से 65 डेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट है। और नेक्स्ट अगर आपके जो 30 डेज बचे हैं, इस 30 डेज के अंदर आप रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट आप लगाओगे, ये होना चाहिए। तो कोशिश है पहले 2 महीने के अंदर मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं और साथ ही साथ यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं। ऐसा मत करना 90 दिन का है तो 90 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट होगा, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने मॉक ही नहीं करा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? प्रैक्टिस मॉक आपकी एडेप्टिबिलिटी बढ़ाता है पेपर के अंदर। वो आपकी ब्रेन, आपके हैंड्स को ट्रेन करता है कि जब एग्जामिनेशंस के अंदर जाओ तो आप फियर महसूस मत करो, क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्यूरेसी एंड स्पीड। और एक्यूरेसी एंड स्पीड गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, एक्यूरेसी एंड स्पीड बनती है प्रैक्टिस से। जितने भी बच्चे जो रैंकर्स हैं, जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, 7,000 बच्चे जो 2.33%, उन्होंने प्रैक्टिस करी है, ब्रेन को ट्रेन किया है, हाथ को ट्रेन किया है। ट्रेन करने से मतलब क्या है, उन्हें पता चल जाता है कि एग्जामिनेशंस के अंदर 120 क्वेश्चन है तो 120 के 120 सॉल्व नहीं होंगे मेरे से, क्योंकि किसी भी पेपर के अंदर जब पेपर सेट किया जाता है एग्जामिनर कोशिश करता है 20 से 25% क्वेश्चन बहुत टफ रखता है, जो टाइम आपके कंज्यूम करेंगे, जो टाइम आपका डैमेज करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 40% क्वेश्चन मॉडरेट रखेगा और 20% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल होंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से आपके सॉल्व कर सकते हो। तो आपको उन 20 क्वेश्चन जो बहुत टफ है उसमें नहीं पढ़ना है। वो कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना है? वो प्रैक्टिस से बिफोर एग्जामिनेशंस। तो ट्रेन होना, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को पिक करना है जल्दी, ये आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट 120 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो एग्जाम क्लियर करते हैं उनका एम सबसे पहले यह था कि मैं पहले एक बार 120 क्वेश्चन पढ़ तो लूं, कौन कौन से मुझे करने, कौन कौन से छोड़ने। जो कुछ डाउट होता है उसको बाद में लेफ्ट ओवर कर देते कि लास्ट में करेंगे, आधे घंटे का टाइम बचाकर उसमें करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो प्लीज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, रेगुलर प्रैक्टिस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस के बाद क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पीवाईक्यू आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि पेपर में लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल। पीवाईक्यू ये अंडरस्टैंडिंग करेगा कि सब्जेक्ट की वेटेज कितनी है। पीवाईक्यू आपको ये अंडरस्टैंड कराएगा कि किस टॉपिक की वेटेज कितनी है। मॉक आपके ब्रेन हैंड को ट्रेन करेगा किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को करना है और टाइम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। लेकिन आपको कंटिन्यूसली मॉक लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बताया मार्च के बाद प्रैक्टिस करिएगा मॉक लगाने की। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस कंप्लीशन पर अपना ज्यादा फोकस करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के टाइम पीरियड पे, मॉक लगाने के टाइम पीरियड पे। पहले ही मॉक क्या करते हैं
कि वो ना मॉक टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, दे रहे हैं ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो मजा आ रहा है, नहीं हो रहे तो छोड़ देते हैं, आधा घंटा बैठे फिर बोर फील करते बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा ये फिर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक्टिव होते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा ये ऑप्शन है, ये तो हो जाएगा मेरे से, ये तो हो जाएगा मेरे से। वो बस एक मतलब बोलते हैं ना कि बस टेक ओवर ले लिया, ग्रांट टू ले लिया, इस तरीके से फील करते हैं, गलत अप्रोच है। दूसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट की, तो रियल टाइम जो होता है एग्जामिनेशन का उसको ध्यान में रखकर ही मॉक टेस्ट लगाओ। 2 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, जितने घंटे का पेपर है उसी के हिसाब से मॉक लगाओ। टाइम प्रेशर को हैंडल करना सीखो। और जब भी मॉक दो बेटा ओएमआर शीट को फिल करिए, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होगा, तो ओएमआर शीट को फिल करके इसको फॉलो करना, देखना जो रेशियो वो बढ़ जाती है। रेगुलर रिवीजन मैंने आपको बताया, डे एक तो रिवीजन डे टू डे वाइज होना चाहिए और एक रिवीजन आपका वीकली वाइज होना चाहिए। डे टू डे का मतलब आज आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपने 3 सब्जेक्ट को 4-4 घंटे के स्लॉट के अंदर फॉर एग्जांपल डिवाइड कर दिया है ठीक है, 3.5 घंटे आपने पढ़ने के लिए निकाले थे, आधे 30 मिनट जो आज आपने पढ़ा उसका रिवीजन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट डे जब आप जाओ तो पहले 15 मिनट निकाल लो, आपने प्रीवियस डे जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करो। यह अप्रोच अगर आप करोगे बार बार होगा। हनुमान चालीसा याद हो गया आप में से बहुत से, एकदम से याद नहीं हुई है, बार बार आई है। सो रिवीजन डेली वाइज भी होना चाहिए और वीकली वाइज सैटरडे संडे के अंदर भी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ बिलीव्स, खुद पर विश्वास रखो। अमूमन ऐसा होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, डेफिनेटली 100% हर किसी को सेल्फ डाउट होता है, क्या मुझसे होगा ही नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है। भाई आप टेंशन क्यों लेते हो, मैंने बताया ना एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन 20% ऐसे बनाए जाते हैं टफ होते हैं, शायद जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो टफ हो। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर मेहनत विश्वास रखिए, होगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट है और खुद की एक शिद्दत होनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों होगा तो आप मेहनत कर पाओगे, है ना। जाके रखो साइया मार सके ना कोई, अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप मेहनत ही नहीं करे तो हराने वाले तो सो बैठे हुए। तो सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है, ट्राई टू मेक सेल्फ बिलीव ऑन योर सेल्फ। तो ओवरऑल निचोड़ की अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल निचोड़ क्या है सॉरी सॉरी सो ओवरऑल निचोड़ क्या है, ओवरऑल निचोड़ बेटा ये है कि 90 दिन की जर्नी के अंदर कोशिश करें 60 से 65 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के लिए टारगेट बनाइए कि एक वीक के अंदर या एक दिन के अंदर में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार पढ़िए। 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपको लगता है उस हिसाब से डिवाइड करिए। उसके अंदर आधा घंटा रिवीजन का होना चाहिए और उस दिन आपने जो पढ़ा है उसका आधा घंटा या 1 घंटा प्रैक्टिस का होना चाहिए। प्रैक्टिस स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना, जो भी टॉपिक पढ़ी है उसका प्रीवियस ईयर 25 का 24 का 23 का उठाकर, ये अगर आप करो, टारगेट बनाओ कि इतने दिन के अंदर मुझे इस सब्जेक्ट कंप्लीट करना है इतने अंदर। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, रिवीजन डेली करना है, वीकली रिवीजन करना है और 15 मार्च के आसपास या 10 मार्च के बाद आप अपना मॉक लगाना शुरू करो। मॉक रियल टाइम इंटरफेस से लगाना जो रियल एग्जाम होता है, और मॉक लगाने के टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ये जरूर लिख याद रखना बेटा, कोई नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसके आंसर अपनी नोटबुक के अंदर बना लो। नए टाइप का कोई क्वेश्चन मिला उसका लिख लो पॉइंट, कुछ नया कंसेप्ट आपको मिला वो लिख लो। एनालिसिस करना जरूरी है, मॉक का अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। आते हैं मुद्दे की बात पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच जो आप सब लोग वेट कर रहे थे, दैट इज दी CDS1 विक्रांत 2026 का जो बात कर रहे हैं। ये बैच बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है। YT पर बैच होता है, इस बैच की अपनी ही लेगेसी रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बैच से पढ़े हैं, ऑल इंडिया रैंक 5 भी निकाली है, ऑल इंडिया रैंक 11 भी निकाली है एंड मैनी रैंक्स निकाली है। तो CDS विक्रांत 1 जो 2026 के लिए है, ये बहुत जल्दी आपके YouTube चैनल CDS वाला पर आने वाला है और एक बहुत नई प्लानिंग के साथ आने वाला है। बी रेडी। अगर स्टिल ऑन आपके 90 दिन बचे हैं, आप सोर्स ढूंढ रहे थे, स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे थे, वो सोर्स वो स्टडी मटेरियल आपके सामने यहां पर है। सो मिलते हैं फटाफट इसके साथ और क्लासेस अपने स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज फॉलो दिस स्ट्रेटेजी सीरियसली एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।